हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग के वीडियो का टॉपिक होने वाला है सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी है सिक्योरिटीज लिमिटेड है। हम सबको अच्छे से पता है कि डिपॉजिटरी कामकाज करती है और अगर हम लोग इसके करंट प्राइस की बात करें तो वो पहुंच चुका है 1478.80 रुपीज पर। अगर हम इसके पर्सनली उठाकर देखें तो 10 दिन के अंदर ये स्टॉक 16 से 17% की गिरावट देख चुका है। ऑलरेडी गिर चुका है ये स्टॉक। तो ये इतना गिरावट क्यों हो रही है इस स्टॉक के अंदर, क्यों ये इतना स्टॉक अचानक से गिर चुका है, इस बारे में बात करेंगे। तो मैं पर्सनली कहूंगा आपसे कि 3 बड़े रीजंस हैं, 3 बड़े कारणों की वजह से ये स्टॉक गिरा हुआ है। इनफैक्ट आगे आने वाले समय में गिर भी सकता है। तो वो 3 बड़े कारणों के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि क्या ये स्टॉक और गिरावट का सामना कर सकता है या फिर यहां पर लेने का बहुत सही मौका है। मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि क्या यहां पर खरीदारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए और साथ साथ मैं आपको इसमें बताऊंगा टारगेट प्राइस के बारे में भी। ठीक है, तो बिना देर करते हुए बिना फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको भी क्या करना है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे साथ नहीं जुड़े अभी तक आप इस जर्नी में, तो चैनल सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मुझे मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए एक सब्सक्राइब का बटन तो आपका दबाना बनता ही है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो पहले रीजन की अगर हम लोग बात करें, जिस 3 रीजन की वजह से गिर रहा है स्टॉक, तो सबसे पहला रीजन है वो इसका Q1 के रिजल्ट्स। Q1 के रिजल्ट्स अभी रिसेंटली आए थे और रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए थे। मैं कहूंगा रिजल्ट्स खराब रिजल्ट्स आए थे और खराब कैसे थे वो भी जान लेते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू तो इसका काफी हद तक अच्छा था। रेवेन्यू में मुझे इसकी पर्सनली कोई खास बुराई लगी नहीं है सच, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दोनों ही कंडीशंस पर रेवेन्यू इसका बढ़ते हुए नजर आया, तो रेवेन्यू तो अच्छा था। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ गई, किस वजह से ये स्टॉक पिटाई पड़ने लगी, कहां से हमें लगा कि ये जो इसके रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं है, वो है इसके प्रॉफिट्स। क्योंकि प्रॉफिट्स अगर आप उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जंप है। अब जंप कहां दिख रहा है आपको, जंप तो दिखा ही नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल जंप बहुत बड़ा नहीं था, खास ऑलमोस्ट इक्वल कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिक्रीमेंट था, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट में जबरदस्त फॉल था। इनफैक्ट 23.6% के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट घटते हुए नजर आया और इससे बड़ी निगेटिव न्यूज क्या हो सकती थी, क्योंकि रिजल्ट्स खराब होने के लिए अगर आप प्रॉफिट पाएंगे तो एक साल में लगभग 23-24% से प्रॉफिट अगर आपका गिर रहा है तो ये बहुत खराब चीज है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रिजल्ट्स कुछ खास अच्छे नहीं थे और इसका जो एबिटा है वो भी 15.1% से गिरते हुए नजर आया। तो ओवरऑल रिजल्ट्स इसके काफी ज्यादा खराब थे। Q1 के रिजल्ट्स खराब होने के कारण ये गिरावट का सामना कर रहा था, इनफैक्ट गिरा है। और ये सिर्फ और सिर्फ इकलौता रीजन नहीं, और भी बहुत सारे रीजन है। तो हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड रीजन के, और सेकंड रीजन है इसका कॉम्पिटिटर एनएसडीएल, वो अपना आईपीओ लेकर आ गया। खास चीज है कि एनएसडीएल का भी आईपीओ आ चुका है, यानी कि मार्केट में अब लिस्ट होने जा रही है इसकी कॉम्पिटिटर कंपनी एनएसडीएल। अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही डिपॉजिटरी लिस्ट थी मार्केट के अंदर, वो थी सीडीएसएल। अब एनएसडीएल भी अपना आईपीओ लेकर आ गया और खास चीज है कि एनएसडीएल जो अपना आईपीओ लेकर आया वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस पर लेकर आया। इनफैक्ट अनलिस्टेड मार्केट से काफी ज्यादा सस्ते रेट्स पर अपना आईपीओ लेकर आ गया। इसीलिए मुझे भी पर्सनली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा एनएसडीएल का आईपीओ, क्योंकि वो प्राइस बहुत ज्यादा मुझे अट्रैक्टिव लगा। ठीक, तो एनएसडीएल का आईपीओ आया, अट्रैक्टिव प्राइस पर आया और सस्ते वैल्यूएशंस पर आ गया। सीडीएसएल के वैल्यूएशन से सस्ते वैल्यूएशंस पर एनएसडीएल का आईपीओ लेकर आए। इस वजह से पर्सनली मुझे लगता है कि क्योंकि 2 ही डिपॉजिटरी है, तो अब हुआ क्या इसमें, तो हुआ ये कि लोगों को ऐसा लगा, लोगों को लगने लगा ना, क्योंकि सस्ते वैल्यूएशंस पर ला रहे हैं, अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पर ला रहे हैं, तो लोगों को सीडीएसएल से बेहतर अपॉर्चुनिटी कहां लगने लगी, एनएसडीएल में दिखने लगी। तो इस वजह से आप पाएंगे तो सीडीएसएल से लोगों ने क्या किया, पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया, पैसा निकालने लगे, इनफैक्ट सेलिंग करने लगे। क्यों, क्योंकि उन्हें लगा कि हम एनएसडीएल में इन्वेस्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा और बहुत सारे लोगों को यह भी लगा कि इससे पैसा निकालकर एनएसडीएल के आईपीओ में लगा देते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन भर देते हैं, वो तो बात की बात है, उन्हें मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन एनएसडीएल में पैसा जो लगा है, आप देखिए 41 टाइम सब्सक्राइब हुआ है ये आईपीओ, और छोटा आईपीओ तो नहीं था, ठीक ठाक आईपीओ था। इसकी वजह से सीडीएसएल की वजह से बहुत ज्यादा पैसा इससे निकला है। इसी वजह से एनएसडीएल ओवर सब्सक्राइब आपको नजर आ रहा है पर्सनली, क्योंकि एनएसडीएल आपको ओवरऑल बता चुका हूं मैं, काफी अट्रैक्टिव लग रहा था वो प्राइस के मामले में, वैल्यूएशंस के मामले में। तो सीडीएसएल से पैसा निकलेगा, जब सीडीएसएल से सेलिंग होगी तो ऑब्वियस बात है कि सीडीएसएल का प्राइस आपको गिरते हुए नजर आएगा। एक चीज, दूसरी चीज कि जीएमपी बहुत अच्छा था, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी एनएसडीएल काफी बेहतर चल रहा था। तो लोगों को क्या लगा कि इंस्टेंट प्रॉफिट कमाने का मौका है और इंस्टेंट प्रॉफिट मिले तो ऑब्वियसली कमाना चाहिए, मौका मिले तो छोड़ना भी नहीं चाहिए इंस्टेंट प्रॉफिट का। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इंस्टेंट प्रॉफिट कमाने का मौका छोड़ दीजिए, ठीक है। तो लोगों को लगा कि सीडीएसएल तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा भाग चुका है, आप पाइए अभी
अभी बहुत दिन नहीं हुए, खास थोड़े महीने, एक महीने पहले चली जाएगी आप, एक डेढ़ महीने पहले 1900 के आसपास पहुंच चुका था, ठीक है ये स्टॉक। तो आप ओवरऑल पाएंगे तो सीडीएसएल लोगों को लगा कि काफी ज्यादा भाग चुका है, तो अब एनएसडीएल जो कि आ रहा है अट्रैक्टिव प्राइस पर आ रहा है, तो इसमें हमें कमाई का मौका है। कमाई का मौका लगा तो लोगों ने सीडीएसएल से सेलिंग करना स्टार्ट किया, सीडीएसएल से अपना पैसा निकालना स्टार्ट किया और एनएसडीएल में डालने के लिए। आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सेकंड रीजन गिरावट का ये बहुत बड़ा है और सबसे मेन रीजन भी मैं इसी को मानता हूं, एनएसडीएल के आईपीओ के आने का रीजन। ठीक, नेक्स्ट चीज बताता हूं आपको, थर्ड रीजन है सीडीएसएल की गिरावट का, वो है इसके मार्केट के सेंटीमेंट्स। इस समय आप पाएंगे मार्केट सेंटीमेंट्स निगेटिव चल रहे हैं इस समय। क्या इनफैक्ट सितंबर महीने में जो अपना हाई बनाया था निफ्टी ने, आज तक वो टच नहीं किया है और वापस सितंबर आने जा रहा है, यानी कि एक साल में निगेटिव रिटर्न्स की आप देख पा रहे हैं, दूर दूर तक आपको ये दिख रहा होगा। ठीक, तो मार्केट सेंटीमेंट्स और ऑब्वियसली बात है कि ना अभी तक निगेटिव ही चल रहे हैं और इस समय भी निगेटिव ही चल रहे हैं क्योंकि ट्रंप का टैरिफ आ गया। ट्रंप का टैरिफ पहले भी था, फिर से आ गया ट्रंप का टैरिफ, तो मार्केट सेंटीमेंट्स अब निगेटिव चल रहे हैं, तो रिटेलर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही मार्केट। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि रिटेलर्स इस समय काफी ज्यादा पैनिक मोड में है, काफी ज्यादा डरे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा बाइंग नहीं कर रहे हैं। और हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो सीडीएसएल है वो रिटेलर्स की डिपॉजिटरी कही जाती है, यानी कि रिटेलर्स को ही ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करती है और इसमें रिटेलर्स ही भरे पड़े हैं। तो रिटेलर्स जब बाइंग करेंगे नहीं, रिटेलर्स जब मार्केट से दूर भागेंगे, रिटेलर्स जब मार्केट से कटेंगे, तो क्या होगा कि सीडीएसएल के डायरेक्ट आप प्रॉफिट पर इंपैक्ट होते हुए देख सकते हैं और जिसका रिजल्ट्स आपको ऑलरेडी दिखा भी है क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स में। तो पर्सनली मैं कहूंगा कि मार्केट के सेंटीमेंट्स के कारण आप पाएंगे कि सीडीएसएल का स्टॉक नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों नहीं बढ़ पा रहा है आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि रिटेल फोकस्ड है और रिटेलर्स के हाल आप क्या आएंगे आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता है, क्योंकि वो खुद भी रिटेलर्स ही होंगे मोस्टली। तो रिटेलर्स के हालात बहुत खराब है, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत, और डरना भी चाहिए। इनफैक्ट इस समय मार्केट के हाल ही कुछ ऐसे हैं, तो डरे हुए, तो बाइंग नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और जब तक बाइंग सेलिंग करेंगे नहीं, ये चीजें होंगी नहीं, सिक्योरिटी चार्जेस लगेंगे नहीं, उनके चार्जेस ट्रांजेक्शन कटेंगे नहीं, तब तक कहां से सीडीएसएल का प्रॉफिट होगा। तो इस वजह से एक साल से मार्केट के सेंटीमेंट्स बहुत ज्यादा बुरे हैं, तो सीडीएसएल के भी हालात बहुत बुरे हैं और इसी वजह से इसका प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा बुरा है और इसी वजह से ये स्टॉक लगातार आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक, अब आपको मैं बता देता हूं कि क्या यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नजर आती है कि क्या गिरकर इस प्राइस पर आ चुका है कि जहां पर खरीदारी का एक मौका बनते हुए नजर आ रहा है। तो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं आपको बाय या सेल की कॉल नहीं दे सकता हूं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन आई थिंक मैं पर्सनली ऐसा मुझे लगता है कि ये पहले की काफी ज्यादा डिस्काउंट हो चुका है, ये स्टॉक काफी डिस्काउंट हो चुका है और अब पर्सनली मुझे लगता है कि ये स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। ठीक है, तो क्या ये बाई करने का मौका है? ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ना कि क्या बाई करने का मौका है, कि अगर अब और नहीं गिरने वाला है तो क्या बाई करने का मौका है। तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं रजिस्टर नहीं हूं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, पर वैल्यूएशन टर्म में काफी सस्ता हो चुका है। पहले काफी भाग गया था, वैल्यूएशन क्या बहुत महंगे तो नहीं हुए कभी इसके, लेकिन कंपैरेटिवली महंगे हो गए, अब कंपैरेटिवली सस्ते हो गए इसके वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन टर्म में बहुत महंगा हमें पर्सनली नजर नहीं आता है। और अगर हम लोग इसके आरओई की बात करें तो लगभग 30% का है और अगर हम ईपीएस की बात करें 23.67 का, यानी कि आरओई और ईपीएस भी बहुत जबरदस्त है। ठीक है, और अब वैल्यूएशन टर्म में भी सस्ता होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब मैं आपको क्या कहूं कि पर्सनली मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में अब सब कुछ काफी ज्यादा अच्छा है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है। पर्सनली आई होप आप अच्छे तरीके से इस चीज को समझ गए होंगे कि मुझे बताने की इसमें जरूरत नहीं कि आपको करना क्या है, लेकिन अगर आप फिर भी सुनना चाहते हैं कि आपको करना क्या है, तो मैं आपको पर्सनली कहना चाहता हूं कि आपको फिलहाल इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। अगर आप मेरे द्वारा रोज वीडियो चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा है, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।